आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये नई सीरीज है। मैं आपके लिए खजाना लाया हूं। हर दिन मैं करंट अफेयर्स करूंगा, यूपीएससी या सारे एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो। और यूपीएससी में जो पिछले साल के सवाल पूछे गए हैं वो भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी पीडीएफ चाहिए, हार्ड कॉपी का मतलब पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट studyglows.com पे जाए। वहां पे ये जो करंट अफेयर्स हैं और एडिटोरियल्स डेली बेसिस पे पोस्ट होते हैं। तो डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। सुबह 9 बजे के करीब मैं ये करंट अफेयर्स जो है वो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये इससे बाहर का नहीं पूछा जाएगा। और ये जो करंट अफेयर्स जो हमने चूज किए हैं, मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी की हमारी कोर फैकल्टी है, जिनका यूपीएससी में जो डीएम है, जिनका ऑलरेडी यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने ये पूरा फ्रेम किया है और मैं तो हुई। तो हम सबकी मेहनत है। मैं बस यही चाहूंगा कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। 4 करंट अफेयर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन के 4 करंट अफेयर्स जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो हम कवर करेंगे, ठीक है ना। आलतू फालतू चीजों को फर्जी में कवर करने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लोगे, काम हो जाएगा आपका। ओके, तो इस तरीके से कुछ रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IEEE 2061-2024 स्टैंडर्ड, ठीक है। 4 करंट अफेयर में पहला ये है। और कहां पे आएगा? जीएस पेपर 3। मैं पेपर के साथ साथ आपको एक एक चीज बताता चलूंगा कि कहां पे आएगा। और सवाल भी लगाए हैं मैंने हर करंट अफेयर के बाद कि पिछले साल या आज तक कौन से सवाल पूछे गए हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो लक्ष्य बैच है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और अच्छा, ठीक है, ये एक्चुअली ना मैंने लास्ट से शुरू किया है, ठीक है। हाँ, तो लक्ष्य बैच जो है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। अभी सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। आज सेल खत्म हो जाएगी। जो यूपीएससी का हम बैच चला रहे हैं, पर्सनल गाइडेंस रहती है। आप देख ही सकते हैं किस तरीके का स्टैंडर्ड रहता है, क्वालिटी रहती है। सिर्फ 10,000 रुपये में हमने ये लॉन्च किया है। और जैसा कि हमने बताया कि आज सेल खत्म हो जाएगी रात 12 बजे, तो मेक दी बेस्ट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले IEEE हमने लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अभय मुद्रा की बात करेंगे। अभय मुद्रा बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इंडियन कल्चर ओवर सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर, मैं फिर से बोल रहा हूं, studyglows.com विजिट कर सकते हैं। कोर्स आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, ऐप से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो अभय मुद्रा क्या हुआ था? राहुल गांधी ने अभी अभय मुद्रा की बात की। भगवान शिव की फोटो लेके आए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भगवान शिव डरते नहीं हैं, हम भी डरे नहीं। जिस तरीके से वो शांति का पाठ पढ़ाते हैं, शांति से बैठे रहते हैं, हम भी ऐसे ही थे। तो राहुल गांधी जो लोकसभा में स्पीच हुई वो बहुत ज्यादा वायरल हुई। तो यहां पे सिंबल ऑफ फ्रीडम माना जाता है इसको, ठीक है ना। अभय मुद्रा जो है ना, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, बहुत जो आपके नॉन इब्राहिमिक रिलीजन है, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ये भगवान शिव एक योगिक स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, योगिक पोस्चर को डिनोट करता है, ठीक है ना। अभय मुद्रा का मतलब ये हो गया ना, अभय मतलब आप भय से मुक्त हो गए, अभय, आपको डर ही नहीं है। और ये कब होता है? जब आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर लेते हो। तो सबसे पहले तो ये कहां से ओरिजिन, कहां से ये आया? देखिए, जब भी आप आंसर राइटिंग यूपीएससी में करेंगे, पीसीएस में करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको उसका हिस्ट्री बतानी है कि आखिरकार इसका जन्म कहां से हुआ, ठीक है। तो अभय मुद्रा जो है, ये आप देख सकते हैं, जेस्चर ऑफ ओपन पाम, राइट। और ये क्या कहता है कि रीएश्योरेंस की चिंता मत करो, हम हैं, आपको एश्योर करता है। और अभय, भय से मुक्त, जैसा कि नाम आपको दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कल्चरल और स्पिरिचुअल मीनिंग है, बोथ हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। देखो, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स है एकदम आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से दिए गए हैं। आपको एकदम ऐसे ही लिखना है, राइट। अब बुद्धिस्ट कंटेक्स्ट की बात करें, जैसे बुद्धिज्म में मुद्रास क्या होते हैं? ये जेस्चर्स होते हैं, ठीक है ना। जो हम जेस्चर करते हैं ना, जो हम मुद्रा बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पोस्चर्स होते हैं, वो उनको मुद्राएं बोला जाता है, राइट। तो बुद्ध और बोधिसत्व, राइट। तो अब ये डिफरेंट ये मतलब जो मुद्राएं होती हैं, ठीक है, ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ रियलाइजेशन है, ओके। अभय मुद्रा मतलब जब आप डर नहीं रहे हैं तो आप इस मुद्रा में बैठेंगे
और भी बहुत अलग अलग, जब आप बहुत ही खुश हैं तो अलग मुद्रा होगी। तो बेसिकली आपकी इमोशंस के हिसाब से आपकी मुद्राएं चेंज होती है। ओके, बुद्धिस्ट डिपिक्शन की बात करें तो देखिए, जो भी योगी होता है, भगवान बुद्ध ने मेडिटेट किया, वो भी एक योगी थे, तो जो भी योगी होता है वो इस मुद्रा में बैठेगा ही बैठेगा। ओके, तो 4 मेन मुद्राओं की यहां पे बात होती है। अगर हम बुद्धिस्ट कंटेक्स्ट की बात करें तो सबसे पहले तो अभय मुद्रा, फियरलेसनेस, कि आप एकदम ही डर से मुक्त हो गए। ए बी सा क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी कि धरती आपको एनर्जी देती है, हम यहां पे हैं, ग्रेविटी है, ठीक है ना, और यहां से आपको एनर्जी मिलती है, तो धरती को छूने की मुद्रा, ए बी सी, ऐसे आप याद सकते हो, ए आया, फिर बी आया, सी है नहीं, डी आ गया। धर्म चक्र मुद्रा, जो धर्म है, चक्र है, व्हील, वो बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। सो द व्हील ऑफ धर्मा, और ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन, ये 4 मुद्राओं में बैठे थे भगवान बुद्ध। ओके, अब उसके बाद महायान और वज्रयान। आपको पता है कि बुद्धिज्म जो है, भगवान बुद्ध आए, भगवान बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स फैलानी शुरू की, राइट, भगवान बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स फैलाई। अब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जैसे काउंसिल आप समझ रहे हो कि बहुत बड़ा सत्संग, धर्म समागम। तो 1st, 2nd, 3rd और 4th जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कुंडलवन में, मतलब कश्मीर में, तो कनिष्क आए, वहां पे बुद्धिज्म स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट किसमें हुआ, महायान, महा मतलब बड़ा, बिगर, यान मतलब व्हीकल, और उसके बाद हीन यान, लेसर व्हीकल। हीन मतलब ये लेसर से आप मत सोच लीजिएगा। महायान मतलब होता है कि आप बुद्ध, जो भगवान बुद्ध है उनकी मूर्ति पूजा करेंगे। अब भगवान बुद्ध, अगर आप भगवान बुद्ध को पाना चाहते हो तो आप उनको, उनकी मूर्ति को पूजिए। हीन यान मतलब है कि आप उनकी टीचिंग्स पे जाइए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वज्रयान भी आ गया, तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ मुद्रा, वज्र मतलब वही योगिक पोस्चर, तो हंड्रेड्स ऑफ मुद्राओं की यहां पे बात की गई है। अब देखिए, क्योंकि जब मूर्तियां आएंगी तो मूर्तियां कहीं बनेगी भी, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आया, जहां पे इन मूर्तियों को बनाया जाता था। मंदिरों को बहुत अलग अलग डिजाइन होती थी, मुद्राओं की डिजाइन होती थी। भाई देखिए, आप ये समझिए कि मूर्ति क्या, जैसे आप कैसे पता पाओगे कि ये मुद्रा ये है, तो इसीलिए महायान इसमें आपको हेल्प करेगा कि बुद्ध को ध्यान मुद्रा में जो है वो दिखाया गया है कि नहीं, ये चीज है। अभय मुद्रा जो है, जैसा कि हमने बताया कि वो राइट पाम फेसिंग, जैसे इस तरीके से है ना, ठीक है, आप ऐसे बैठे हुए हो, अब मैं कैसे इसको दिखाऊं, अगर, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली दिखाता है कि आखिरकार पोस्चर कैसा। आपने देखा होगा, वो वीडियो जो है वो सर्च कर लीजिएगा, वीडियो क्या, आप बस अभय मुद्रा डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। हिंदुइज्म की बात करें तो भैया प्रोमिनेंट, क्योंकि जैसे भगवान शिव, विष्णु और गणेश, ठीक है, ब्रह्म नहीं है यहाँ पे, भगवान शिव, विष्णु, शिव के बेटे गणेश, ठीक है ना। तो यहां पे आपको अभय मुद्रा देखने को मिलेगी। ओके, और जैसा कि आपको पता है कि 9th अवतार है विष्णु के, वो बुद्धा को बोला गया, लेकिन इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई, फिर बाद में बलराम, उनको लाया गया। ओके, अब ये करंट अफेयर यहां पे खत्म हुआ। ये जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर, सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे तो आप ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद स्टेट कैपेसिटी, आ जाओ स्टेट कैपेसिटी पे। स्टेट कैपेसिटी ये 2nd पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस सुपर इंपॉर्टेंट। पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, 60% पार्ट वही आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। स्टेट कैपेसिटी का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, बस राज्य की कैपेसिटी कितनी। जैसे अगर सिद्धांत अग्निहोत्री हैं, उनके पास 1 लाख करोड़ हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ कमाल की होगी, राइट। पैसा ही नहीं तो फक्कड़ हूं मैं, कुछ नहीं होगा मेरे पास, राइट। सो द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट मतलब स्टेट कैपेसिटी। अब स्टेट कैपेसिटी जो है, याद रखिएगा कि 2 चीजों से बनी है। क्या, सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। अब डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक गुड्स प्रोविजन, यानी कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी क्या है कि भाई देखो, अगर आप लोगों को, राजा का हित प्रजा के हित में है, प्रजा को अगर आप बढ़िया अच्छी क्वालिटी दोगे, अच्छा जीवन दोगे, अच्छी गवर्नेंस दोगे, तो क्या होगा, आपकी क्वालिटी सरकार की होगा। क्या सरकार, गजब क्वालिटी की सरकार है। सेकंड, अगर आप अच्छी लाइफ दोगे, पब्लिक गुड्स, जैसे पब्लिक गुड्स बहुत सारी चीजें होंगी, जो भी आपको दिखता है वो सब पब्लिक गुड्स ही है, चाहे ट्रांसपोर्ट हो गया, चाहे पार्क हो गया, एवरीथिंग, चाहे रेलवे हो गया। तो पब्लिक गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। यूरोप में, अमेरिका में यही चीज तो हमको देखने को मिलती, इसीलिए सब वहां भागते हैं।
टैक्स देते हैं, लेते हैं, लेकिन बढ़िया आपको क्वालिटी देते हैं, तो स्टेट कैपेसिटी आपकी बढ़िया होती है। तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर होता है, क्योंकि फंड्स जो हैं वो पब्लिक के लिए दिए जाते हैं। अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या है? टैक्स टू जीडीपी, बस जीडीपी मतलब जितना आपके पास आ रहा है। अब मान लीजिए कि जितना आपके पास आ रहा है उसमें आप कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप पैसा ले रहे हो इधर उधर से, आपकी टोटल कमाई है। अब मान लो अगर आप टोटल कमाई, किराया आप लेते हो, जैसे आपके 2 घर हैं, आपकी कमाई है 20,000 रुपए, ठीक है। अब 20,000 में से आप 15,000 किराया ले रहे हो या 10,000 किराया ले रहे हो, चलो 50% इंडिया में टैक्स है तो 10,000 किराया ले रहे हो जो अमीरों पे लगता है। तो यानी कि आपकी जीडीपी हो गई 20,000 और किराया कितना हो गया 10,000। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो मतलब 20,000 में 10,000 आप टैक्स ले रहे हो। एक ये खाली एक एग्जांपल है आपको आसानी से समझाने के लिए, ठीक है ना। तो यही होता है कि भारत की जीडीपी में टैक्स कितना आ रहा है, तो इसी को कहते हैं टैक्स जीडीपी रेशियो। तो भाई जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा उतनी ज्यादा स्टेट कैपेसिटी होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। भाई जाहिर सी बात है कि जितनी बड़ी जीडीपी होगी, अगर आप टैक्स ज्यादा लगा दोगे, सरकार का कलेक्शन ज्यादा होगा, जीडीपी बड़ी है, तो भाई यू नो इट इज लेस ऑब्वियस। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है, बट टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ओके, अब उसके बाद पुलिस ऑफिसर कितने हैं भारत में? कम है। भारत में जो पुलिस ऑफिसर हैं उनमें कमी है भाई। अरे ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, कमी देखने को मिलती है। इतने दिक्कतें हैं, मतलब आप ये मान के चलो, ठीक है। डॉक्टर्स कम है हमारे यहाँ, जितने होने चाहिए उतने नहीं है। लेकिन अगर जितनी आपकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर पुलिस है तो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई देखिए, मैंने क्या बताया कि टैक्स कलेक्शन एक मेजर है, एक पैरामीटर है, तो सिर्फ आप इस पे डिपेंड तो नहीं रह सकते भाई। अब आप लगा दो 100% टैक्स, जनता पस्त सरकार मस्त, ऐसे तो होगा नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया था? उधर वॉर चल रहा है, फ्रांस ने टैक्स लगा दिया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि स्टेट कैपेसिटी जो है, मतलब क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स से थोड़ी ना मेजर होती है, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी कुछ होते हैं। अगर आप 10 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो 1 लाख रुपए देने, टैक्स देने में कोई हर्ज नहीं है, राइट। तो वही है कि जो पब्लिक गुड्स कितना ज्यादा एफिशिएंट है पब्लिक गुड्स डिलीवर करने में, वो भी। ब्रायन कैपलान और बाकी क्रिटिक कहते हैं कि जो लार्जर स्टेट, जो बड़े स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनकी टैक्स ज्यादा है, पर्सनल ज्यादा है, दे कॉज इकोनॉमिक सक्सेस, ठीक है। यानी कि जो अभी हमने बताया कि अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, आपके पास लोग ज्यादा, आप जैसे रेलवे की बात करें तो रेलवे अंडर स्टाफ, उसका स्टाफ बढ़ाइए। जहां पे आप ज्यादा नौकरियां निकालते हो, स्टाफ नौकरी, देखो स्टाफ बढ़ाने का मतलब ये है कि नौकरियां ज्यादा निकलेगी तो उस इंसान की जिंदगी अच्छी रहेगी, तो इसलिए स्टेट इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ती है। अगला तीसरा करंट अफेयर जो है वो भारत की कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये स्टैटिक पार्ट भी है तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान दें, ठीक है ना। और जैसा कि हमने बताया कि बहुत अच्छे से हम इसको अपने कोर्स में तो समझाते ही हैं एक एक, जैसे मैं अभी समझा रहा हूं। तो पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हो। थॉमस हॉब्स की बात करें कि सॉवरेनिटी एंड कंप्लीटली फ्रॉम डिसेबिलिटीज, ये जीएस पेपर 3 के 1998 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हॉब्स का अगेन 1999 के क्वेश्चन आया, कमेंट में आया। तो ये खैर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इसमें आए हैं, तो ध्यान दीजिए कि दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्यों न्यूज में है ये? तो भारत ने अभी डेटा रिलीज किया है 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का, ठीक है ना। अब इसमें एक स्लोडाउन हमको देखने को मिला है। क्यों? हीट वेव की वजह से, इतनी गर्मी की वजह से जो हमारे 8 कोर सेक्टर हैं, कोर इंडस्ट्री है, उसमें दिक्कतें हमको देखने को मिली है कि भयानक पावर कंजम्पशन हमको देखने को, क्योंकि इसका मैंने लेक्चर भी लिया था। ओके, अब इसमें कौन कौन से कोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें ग्रोथ हमको देखने को मिली है। भाई कोयले में आपको ग्रोथ देखने को ही मिलेगी क्योंकि कोयले से ही हमारी बिजली होती है और इलेक्ट्रिसिटी बिजली आती है। तो 10.2 कोल और 12.8% जो है वहां पे। अब क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर और सीमेंट की अगर बात करें तो ये डिक्लाइन हुआ है। सरकार कह रही है जो नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और स्टील जो सेक्टर्स है, दे आर मॉडरेटेड। तो बेसिकली भारत के जो कोर सेक्टर है, पहले आप देख लीजिए, ये कोल सेक्टर है, कोर सेक्टर है। तो सबसे पहले कोल आता है। अब कोल और इलेक्ट्रिसिटी में आपको ग्रोथ देखने को मिली है 10.8 और 12.2। क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। बाकी जितने भी चीजें आपको देख रहे हैं
वो नॉर्मल है। तो नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, आप इसको ऐसे समझ लो, पेट्रोल आता है, पेट्रोल में क्या क्या आ गया, सबसे पहले तो क्रूड ऑयल आ गया, कच्चा तेल आ गया। अगर आपको याद करने में मुश्किल होती है तो मैं आपको बहुत ही आसानी इसका आसान का, बस आप पेट्रोल पंप पे जाना, अब तेल में क्या आ गया भाई, क्रूड ऑयल होती है, वहां पे आप सीएनजी देखते हो, नेचुरल गैस आ गई, ठीक है। अब रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जितने भी डीजल, जेट फ्यूल, क्रूड ऑयल से निकलेगा, ये आ गया। तो ये तीन तो आपके पेट्रोल पंप से ही आप रिलेट कर लोगे कि नेचुरल गैस, पेट्रोल और रिफाइनरी, मतलब क्रूड ऑयल और रिफाइनरी प्रोडक्ट। उसके बाद बिजली, जो घर में आपकी बिजली आ गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी। अब बिजली बनती कैसे है, कोयले से बनती है। 5 ये हो गए। तो पेट्रोल पंप और घर में जब भी बिजली आ रही है तो याद रखना रही तो कोर इंडस्ट्री में शामिल है, राइट। उसके बाद भाई देखो, घर, अपना घर देखो, घर किससे बनता है, सीमेंट से बनता है। और सीमेंट, घर में आपके क्या लगा, स्टील। घर से ही आप 2 कोर इंडस्ट्री निकाल लोगे, स्टील और सीमेंट। और आखिरी में आया खेत, फर्टिलाइजर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। पेट्रोल पंप, फिर आप बिजली बनाओ, उसके बाद फिर आप घर देखो और फिर एग्रीकल्चर देखो। तो इससे आपको 8 कोर इंडस्ट्री जो है वो याद हो जाएगी। तो अब आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी पे इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है और इसीलिए पॉलिसी मेकर्स और बाकी सब इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब मेजर हाइलाइट्स की बात करें तो जैसे नॉर्दर्न इंडिया है, जो नॉर्थ वाला इंडिया है, अब आपको जैसे भारत ग्रिड सिस्टम पे काम करता है और ये अभी अलर्ट भी जारी किया गया था कि पंजाब में ग्रिड फेलियर, अगर वहां पे ग्रिड फेलियर हुआ, क्योंकि हमारा 1 ग्रिड 1 नेशन चलता है, ये एक मकड़ी के जाल की तरह है, तो पूरे देश की बिजली जो है वो ठप हो सकती है, ठीक है ना। तो इंटरप्शंस, यानी कि देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गया, और क्योंकि पीक डिमांड इतनी ज्यादा चली गई इस बार, इतनी अप्रैल, मई और जून में तो ऐसी गर्मी हुई है ताबड़तोड़ कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। जो नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है, ये मैंने स्टडी ग्लोब्स पे लेक्चर भी किया था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ग्रिड क्या है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी, ठीक है ना। सीमेंट और स्टील जो है भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब देखिए अगर लोग ही नहीं आएंगे, लोग ही तो, लेबर ही तो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, और वही नहीं आएंगे तो स्लो डाउन हो गई। तो इसीलिए सीमेंट और स्टील सेक्टर में हमको स्लो डाउन देखने को मिला, मुश्किल आई। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की बात करें तो भाई इसमें अगेन हम बात कहते हैं कि एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर एक, अब 60% जो हमारे जनता है, 100 में से 60 लोग ऑन एन एवरेज वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसका आउटपुट कम है, ठीक है। जो तो ईयर ऑन ईयर डिमांड है वैसे भी यहाँ पे वीक रही है, तो ये चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी फार्म इनपुट इंडेक्स जो है उसने इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है, ठीक है ना। फार्म इनपुट कितना जो किसान है वो डाल रहा है, कितना इनपुट दे रहा है, कितनी अपनी चीजें लगा रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि किसान और ज्यादा जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फार्म इनपुट इंडेक्स जो है यहाँ पे, ये हमको इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उसके बाद जो कोर सेक्टर है, जो अभी हम 8 सेक्टर की बात करें, 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन्हीं कोर सेक्टर से आता है, ठीक है। बाकी और भी एलाइड सेक्टर्स भी हैं। तो 40%, यानी कि आपका इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है ये प्राइमरी सेक्टर है, इसी से ही बाकी सेक्टर निकले हैं, ठीक है ना। तो यहां से सब कुछ आता है, तो इसमें हमको डीले देखने को मिला है, 1 महीने का डीले देखने को मिला है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें, जो जून का था, वो 58.3 है, यानी कि फैक्ट्री एक्टिविटी हमको पिछले महीने 57.5 था, इस बार 58.3 है, यानी कि फैक्ट्री एक्टिविटी हमको अच्छी देखने को मिली है, तो दैट इज अ गुड। अब मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं कि भाई देखिए डिमांड जो है वो बढ़ रही है, हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं, 19 साल में जितनी हायरिंग की इतना कभी नहीं हुआ। लेकिन देखिए इतना आसान हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि प्राइस बढ़ता जा रहा है और एक्सपेंसेस भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो पॉजिटिविटी है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस यहां पे हमको देखने को मिला है। ओके, आखिरी पे हम बात करते हैं जिसका हमने पहले बात की थी, 2061 2024 स्टैंडर्ड फॉर रूरल कनेक्टिविटी। अगेन पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। तो अब यहां पे ये जो IEEE ये जो पूरी रिपोर्ट है, इसको IIT बॉम्बे ने पब्लिश किया और IEEE 6 जून 2024 को इसको अप्रूव किया है। अब ये ब्रॉडबैंड एक्सेस रूरल एरियाज, भारत में भले ही 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन है, लेकिन गांव में अभी तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा नहीं है। और अब जैसे जियो ने दाम बढ़ा लिए, तो भाई क्या करें, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARP बहुत कम है भारत में आपको सबसे सस्ता इंटरनेट मिलता है। तो जियो ने दाम बढ़ाया, फिर एयरटेल ने दाम बढ़ाया, तो अब आपको बढ़े हुए दाम पे 12 से 25% तक दाम बढ़ गए हैं। अब ये इसीलिए है क्योंकि भारत में, मतलब देखिए ये जितनी भी कंपनीज है ना, दे आर इन लॉस, जो आपको टेलीकॉम सेक्टर वाली कंपनी देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात की है, ट्रेडिशनल सेल्यूलर नेटवर्क, अभी सेल्यूलर नेटवर्क आपको 5G मिल रहा है, ठीक है ना।
अब ये अर्बन एरियाज के लिए डिफाइंड है। भाई आप बड़े बड़े टावर लगा दो, शहरों में तो बढ़िया है। अब 30% लोग शहर में रहते हैं, 70% तो गांव में ही रहते हैं ना। गांव का क्या हालात है? गांव में अभी भी दिक्कतें हमको देखने को मिल रही हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा नहीं कि हर जगह ऑप्टिकल फाइबर बिछ गए हैं। आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें इंक्लूड एक्सेस नेटवर्क है और कोर नेटवर्क है, ये कंपोनेंट्स है। अब एएन जो है, ये सबसे पहले इस पर आप बात करते हैं तो इसमें ये हेट्रोजीनियस बेस स्टेशन है, ठीक है ना। यानी कि एक बेस स्टेशन क्या होता है? जहां से इंटरनेट प्रोड्यूस होता है, जहां से इंटरनेट आप लोगे, ठीक है ना। तो ये जो मैक्रो बीएस है, कवर मतलब वाईफाई के लिए या हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए, ये विलेजेस में बनाए जा रहे हैं, राइट। यही एक्सेस नेटवर्क विलेजेस में, गांव में बनाए जा रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये बेसिकली कंपोनेंट है, इसके बिना तो हाई स्पीड इंटरनेट बहुत मुश्किल होगा। अब इसमें आसानी से वाईफाई और बाकी चीजों में आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। एडवांटेजेस क्या है भाई? सिंपल सी बात है कि ज्यादा स्पीड, वायरलेस है, वायर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, और कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसे में आपको बढ़िया मिलेगा। डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यहाँ पे सीएन को हटा के एएन बढ़िया देता है। और रूरल कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो इसमें हर कोई जो गांव वाला है वो आसानी से एक बढ़िया इंटरनेट जो है वो फैसिलिटी इसमें ले सकता है। फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो इंटीग्रेशन जो है ये अच्छा इंटीग्रेशन देता है। स्केलेबल मोबाइल नेटवर्क सोल्यूशन रूरल इंडिया को देगा ये। और कंक्लूजन की बात करें तो यही दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है ना। ये 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये करेंट अफेयर्स 4 जुलाई के मैंने आपको समझा दिया, मजा आया। अब हर दिन मैं करेंट अफेयर ऐसे ही आपको बताऊंगा, एकदम यूपीएससी, पीसीएस और हर एग्जाम के लिए। बाकी लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।